समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम एनसीईआरटी बुक बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के भूगोल विषय के अध्याय नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। 4 में है वायु। तो चलते हैं सीधे अध्याय नंबर 4 पर। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से ढकी हुई है, घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का परिभाषा हो गया कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम भी सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अब इसमें आगे है वायुमंडल का संगठन, यानी वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में यह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावे धूल कण के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। 4.1 में वृत्त आरेख दिया गया है। इसमें वायु के विभिन्न घटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। यहाँ दिया हुआ है इसमें यह जो है वृत्तारेख दिया गया है। यह वृत्तारेख है जिसमें वायु के विभिन्न मात्रा को दर्शाया गया है कि कुल 100 में किसका कितना मात्रा है। तो नाइट्रोजन 78% है। ये पूरा मात्रा नाइट्रोजन का है। 78 आउट ऑफ 100 में 78। ऑक्सीजन 100 में 21। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% और अन्य 0.04%। इसे बॉक्स में दिया गया है। इसको हम थोड़ा बॉक्स में देखकर स्पष्ट हो जाते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वह सूर्य से आने वाली जो भयंकर गर्मी है उसको रोकती है और रोककर यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस। और इसके अभाव में धरती पर इतनी ठंड हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है
तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आते रहता है कि भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं। यानी विभिन्न कारणों से जब वायुमंडल में यानी जो तापमान है उसका मान अधिक हो जाता है, तापमान काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, तब उसे हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है कि वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बहुत अच्छी बात है, यह सब जानता है कि नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं रख पाते हैं। मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को लेकर इसका स्वरूप बदलते हैं, जिससे पौधों इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। अन्य महत्वपूर्ण गैस में कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम जलवायु को प्रभावित करते हैं। यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, चलिए ठीक है, और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। इसे ही वायु चक्र हम कहते हैं। अब हमको देखना है इसमें कि वायु की संरचना, यानी वायु का स्ट्रक्चर, यानी पूरे जो वायु है उसको पूरे वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। हमारा वायुमंडल
5 परतों में विभाजित है। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, ये है सबसे नीचे क्षोभमंडल, सब ऊपर समताप मंडल, उससे ऊपर मध्यमंडल, उससे ऊपर बाह्य वायुमंडल और सबसे ऊपर में बहिर्मंडल। तो इन सब को हम बारी बारी से देखते हैं। चित्र में दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है सबसे नीचे जो है वह क्षोभमंडल दिया हुआ है। उसके बाद क्षोभमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद बाह्य वायुमंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। पहला इसमें है क्षोभमंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और सबसे नीचे की परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है, यानी 8 से 13 किलोमीटर तक माना जाता है। हम इसी वायुमंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, यानी इसी मंडल में हम लोग रहते हैं और हवा में जो गैसें हैं उसको लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होते हैं, जैसे वर्षा, ओला, पाला, कोहरा, बादलों की कड़क की आवाज़, यानी किसी तरह का जो मौसमी घटनाएं होती है वह सब क्षोभमंडल में ही घटित होती है। उसके बाद दूसरा है समताप मंडल, यानी क्षोभमंडल से ऊपर जैसे जाएंगे तो समताप मंडल में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ऊपर में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है, जिसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो गैसें हैं, किरणें हैं, उससे वह हमारी रक्षा करती है। आगे इसमें है मध्यमंडल। तो समताप मंडल के आगे वाला जो है मध्यमंडल है, ऊपर वाला, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। नीचे से जाने पर तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने के बाद घर्षण से जल जाते हैं। आगे है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इसका जो फैलाव है 80 से 400 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। रेडियो संचार के लिए यह परत उपयोगी है, यानी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। उसके बाद है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं नाइट्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होते जा रहा है और बचे हुए जो इस चैप्टर के भाग है उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।